नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम NISM सीरीज 10B के चैप्टर 13 टैक्स प्रोविजंस फॉर स्पेशल केसेस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर के तो एक बार nismseries.com चेक कर लीजिए। वहां सारे चैप्टर्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत काम आएगा एग्जाम के लिए। चलिए अब चैप्टर में आते हैं। हाँ, लेट्स स्टार्ट। तो मतलब एक सिनारियो सोचिए, एक इंसान सालों मेहनत करता है और कंपनी उसे रिवॉर्ड में 90 लाख के शेयर्स देती है। बहुत बढ़िया अमाउंट है ना? लेकिन फिर पता चलता है कि सरकार को आज ही कैश में 27 लाख रुपए टैक्स चाहिए, वो भी शेयर्स बेचने से पहले। ये तो बिल्कुल, ये एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर बन सकता है। तो आज के इस डीप डाइव में हम यही डिकोड करेंगे कि हमारा टैक्स सिस्टम इन स्पेशल फाइनेंशियल केसेस को कैसे हैंडल करता है। सही कहा। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल एडवाइजर का असली काम सिर्फ रूल्स की एक लिस्ट पढ़ना नहीं होता। असली काम होता है क्लाइंट की वेल्थ को प्रोटेक्ट करना, और सही टैक्स प्लानिंग इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। एग्जैक्टली। तो इस डिस्कशन को ना एक इन्वेस्टर्स लाइफ साइकिल की तरह अप्रोच करते हैं। अच्छा आइडिया है। हाँ, मतलब एक इंसान के करियर की शुरुआत से लेकर उसके रिटायरमेंट तक अलग अलग स्टेजेस में वेल्थ कैसे बनती है और टैक्स सिस्टम उसे कैसे ट्रीट करता है, इसका डीप एनालिसिस करेंगे। तो करियर के अर्ली स्टेज से शुरू करते हैं। बिल्कुल। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स यानी ESOPs। अक्सर प्रोफेशनल्स इसे एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कूपन समझ लेते हैं, पर इसका टैक्स ट्रीटमेंट काफी ट्रिकी हो सकता है। हाँ, क्योंकि इसे डिस्काउंट कूपन से ज्यादा एक प्राइस लॉक इन कॉन्ट्रैक्ट समझना चाहिए। मैं समझाती हूँ। मान लीजिए एक एम्प्लॉय एक कंपनी ज्वाइन करता है। आज उस कंपनी के एक शेयर की मार्केट वैल्यू 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए। अब कंपनी एम्प्लॉय को एक ऑप्शन देती है कि वो 4 साल बाद भी इस शेयर को सिर्फ 10 रुपए में खरीद सकता है। वाह, सीधा 90 रुपए का फायदा। हाँ, और 4 साल बाद भले ही मार्केट वैल्यू 500 रुपए हो जाए, एम्प्लॉय को शेयर 10 रुपए में मिलेगा। वेट, लेट मी पॉज हियर। फ्यूचर के लिए प्राइस लॉक कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट इस पे टैक्स कैसे लगाती है? क्योंकि प्रॉफिट तो तब होगा ना जब शेयर असल में मार्केट में बेचा जाएगा। यहीं पर डबल टैक्सेशन का मैकेनिज्म आता है। देखिए, ESOPs पर टैक्स 2 अलग-अलग स्टेजेस में लगता है। अच्छा, 2 बार? बिल्कुल। पहला टैक्स तब लगता है जब एम्प्लॉय ऑप्शन को एक्सरसाइज करके शेयर्स खरीदता है। मतलब जब वो 10 रुपए पे करता है कंपनी को। एग्जैक्टली। 500 रुपए का शेयर अगर 10 रुपए में मिला तो 490 रुपए का सीधा फायदा हुआ। सरकार इस 490 रुपए को सैलरी इनकम मानती है। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में परक्विजिट कहा जाता है। ओह, तो ये सैलरी में जुड़ जाएगा? हाँ, और इस पर एम्प्लॉय के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। और फिर दूसरा टैक्स तब लगता है जब एम्प्लॉय भविष्य में उन शेयर्स को स्टॉक मार्केट में असल में बेचता है, जो कि कैपिटल गेन्स टैक्स होगा। बिल्कुल सही, उसे कैपिटल गेन्स टैक्स माना जाता है। बट वेट, यहीं पर वो 90 लाख वाला नाइटमेयर सिनेरियो आता है। स्टार्टअप्स के केस में वैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ती है। एम्प्लॉयज के पास पेपर पर तो लाखों के शेयर्स आ जाते हैं। हाँ, पेपर वेल्थ। राइट, लेकिन टैक्स भरने के लिए कैश नहीं होता क्योंकि कंपनी प्राइवेट है और शेयर्स अभी बेचे नहीं जा सकते। एग्जैक्टली। इसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने सेक्शन 80IAC के तहत एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, वो डिफरमेंट वाला रूल? हाँ, अगर स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड है तो उसके एम्प्लॉयज को शेयर अलॉटमेंट के वक्त अपनी जेब से कैश देकर टैक्स नहीं भरना पड़ता। ये परक्विजिट वाला टैक्स 48 महीनों तक डिफर किया जा सकता है। डिफर करने का मतलब है कि टैक्स टाल दिया गया, पर क्या ये एग्जेम्पशन अनकंडीशनली 48 महीनों के लिए मिलता है? नहीं, कंडीशंस अप्लाई होते हैं। तो क्या कंडीशंस हैं? टैक्स डिफरमेंट की लिमिट 3 इवेंट्स पे डिपेंड करती है। पहला, शेयर्स अलॉट होने के असेसमेंट ईयर के अंत से 48 मंथ्स पूरे होने तक। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्लियर है। दूसरा, एम्प्लॉय के कंपनी छोड़ने तक। मतलब अगर कंपनी छोड़ी तो तुरंत टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल। और तीसरा, एम्प्लॉय के वो शेयर्स मार्केट में बेचने तक। इन तीनों में से जो भी इवेंट सबसे पहले होगा, डिफरमेंट वहीं खत्म हो जाएगी और टैक्स देना पड़ेगा। काफी लॉजिकल है। हाँ, इसके पीछे लॉजिक यही होगा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए टैलेंट को टैक्स बर्डन से डराना नहीं चाहिए। हाँ, बेसिकली टैलेंट रिटेंशन का तरीका है। दैट मेक्स लॉजिकल सेंस। अच्छा, अब मान लीजिए एम्प्लॉय ने करियर में आगे बढ़कर पैसे कमा लिए। हाँ, मिडिल फेज आ गया। राइट, और अब वो वेल्थ प्रिजर्व करना चाहता है। भारत में वेल्थ प्रिजर्वेशन का सबसे ट्रेडिशनल तरीका गोल्ड है ना? बिल्कुल, गोल्ड से ज्यादा सेफ कुछ नहीं लगता लोगों को। यहाँ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGBs की बात आती है। RBI SGBs इशू करता है, पर मैं ये सोच रहा था कि फिजिकल गोल्ड या नॉर्मल डिजिटल गोल्ड की जगह कोई SGBs ही क्यों खरीदें? इसके पीछे एक बहुत बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है। अच्छा, देखिए, भारत हर साल हजारों करोड़ का फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट करता है, जिससे नेशनल डेफिसिट बढ़ता है। हाँ, इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा होता है हमारा। एग्जैक्टली। तो सरकार चाहती है कि सिटीजन्स गोल्ड के प्राइस एप्रिसिएशन का फायदा लें, लेकिन फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट ना करवाएं।
इसलिए SGBs को अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट हर साल 2.5% फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है। जो सीधा बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। बिल्कुल सीधा क्रेडिट होता है। कोई और डिजिटल गोल्ड या फिजिकल गोल्ड इंटरेस्ट नहीं देता। ठीक है, इंटरेस्ट मिल रहा है जो टैक्सेबल है, लेकिन SGBs में 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है। हाँ, 8 साल। तो 8 साल के लिए पैसा फंसाना काफी रिस्ट्रिक्टिव लगता है। अगर 8 साल से पहले मार्केट क्रैश हो गया या पैसों की अचानक जरूरत पड़ गई तो क्या होगा? ये 8 साल का पीरियड दरअसल टैक्स एग्जेम्पशन का मास्टर स्ट्रोक है। मैं समझाती हूँ। सेक्शन 47 के तहत अगर कोई इंडिविजुअल SGB को RBI की मैच्योरिटी तक होल्ड करता है, मतलब पूरे 8 साल तक? हाँ, पूरे 8 साल तक, तो रिडेम्पशन पर होने वाला पूरा का पूरा कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। 1 रुपए का भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। वाओ, जीरो टैक्स। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर को लिक्विडिटी चाहिए तो वो इन बॉन्ड्स को 8 साल से पहले स्टॉक एक्सचेंज पर सेकेंडरी मार्केट में बेच सकता है। तो अगर मैंने 3 साल बाद एक्सचेंज पर बेच दिया तो मेरा टैक्स फ्री वाला बेनिफिट? वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। टैक्स फ्री सिर्फ RBI से रिडेम्पशन पर होता है। सेकेंडरी मार्केट में बेचने पर रेगुलर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और वो टैक्स रेट क्या होगा? यहाँ टैक्स कोड 2 ऑप्शन देता है। या तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेकर 20% टैक्स दिया जाए या बिना इंडेक्सेशन के 10% टैक्स। सिंस सेकेंडरी मार्केट की बात हुई है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs का टैक्सेशन SGB से कैसे अलग है? गोल्ड ETF और इंडेक्स ETF में टैक्स ट्रीटमेंट का क्या डिफरेंस है? यहाँ अंडरलाइंग एसेट क्लास का डिफरेंस समझना जरूरी है। गोल्ड ETF के बैकएंड पर फिजिकल गोल्ड होता है। ठीक है। तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब माना जाता है जब होल्डिंग पीरियड 36 मंथ से ज्यादा हो। 36 महीने, ओके। दूसरी तरफ इंडेक्स ETF सीधा इक्विटी मार्केट को ट्रैक करता है, जैसे निफ्टी 50। तो उसका होल्डिंग पीरियड कम होगा? बिल्कुल। उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 12 मंथ्स के बाद ही मान लिया जाता है। एसेट के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से होल्डिंग पीरियड डिफाइन किया गया है। गॉट इट। वैसे दोस्तों, थियरी तो ठीक है, लेकिन असली चीज है प्रैक्टिस। बिल्कुल। NISMseries.com पे जाके इस चैप्टर के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछेगा ना। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट हैं, जितना मर्जी उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है? चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेट्स कंटिन्यू। तो अब इन्वेस्टर लाइफ साइकिल के मिडिल फेज में आते हैं, पैसिव इनकम जनरेशन। ये फेज क्लाइंट्स का फेवरेट होता है। हाँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी REITs और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स InvITs। आसान भाषा में ये रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के म्यूचुअल फंड्स हैं, जहां हजारों करोड़ के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में छोटी अमाउंट से हिस्सेदारी ली जा सकती है। लेकिन इसका टैक्सेशन, खासकर वो पास थ्रू स्टेटस का कॉन्सेप्ट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। इसे एक वाटर पाइप की तरह विजुलाइज करते हैं। वाटर पाइप? हाँ, देखिए, REITs इन्वेस्टर्स से पैसा पूल करके एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV के जरिए कमर्शियल टावर्स या IT पार्क्स में लगाते हैं। ठीक है, वहाँ इन्वेस्टमेंट हो गया। अब वहाँ से रेंट आता है। अगर सरकार REIT लेवल पर टैक्स लेगी और फिर जो पैसा इन्वेस्टर को मिलेगा उस पर भी टैक्स लेगी तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, रिटर्न्स तो खत्म ही हो जाएंगे। एग्जैक्टली। इसलिए सरकार ने पास थ्रू अलाउ किया, यानी पाइप के बीच में कोई टैक्स लीकेज नहीं। मतलब सीधा इन्वेस्टर के पास। हाँ, REIT को SPV से जो रेंट या इंटरेस्ट मिलता है वो बिना टैक्स कटे सीधा यूनिट होल्डर के पास थ्रू हो जाता है। टैक्स देने की जिम्मेदारी सीधे इन्वेस्टर की होती है, उसके अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से। दिस इज अ ग्रेट एनालॉजी। पाइप के बीच में कोई लीकेज नहीं है। बट आई हैव ए फंडामेंटल डाउट हियर। हाँ, पूछिए। REITs में रेंटल इनकम पास थ्रू है, लेकिन InvITs में रेंटल इनकम पास थ्रू नहीं होती। ऐसा क्यों? दोनों ट्रस्ट हैं, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो रूल अलग क्यों? मैं बताती हूँ। इसके पीछे का इकोनॉमिक लॉजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नेचर में है। अच्छा। देखिए, मॉल्स या IT पार्क्स का प्राइमरी बिजनेस मॉडल ही रेंट कमाना है। वो REITs के अंडर आते हैं। लेकिन InvITs रोड्स, हाईवेज या पावर ग्रिड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहां से टोल आता है। एग्जैक्टली। हाईवेज से टोल कलेक्शन होता है, जिसे प्योर रेंट नहीं बल्कि बिजनेस ऑपरेशंस इनकम माना जाता है। ओह, आई सी। इसलिए InvITs के केस में जो भी टोल या रेंट जैसी इनकम आती है वो InvIT के हाथ में ही टैक्सेबल होती है, उसे पास थ्रू नहीं मिलता। वाओ, दैट इज अ क्रूशियल मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड। मतलब REIT में रेंट प्योर पैसिव इनकम है, इसलिए पास थ्रू है। InvIT में रेंट या टोल ऑपरेशनल बिजनेस इनकम है, इसलिए पास थ्रू नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसी पैसिव इनकम कैटेगरी में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी आते हैं, जिन्हें हम AIFs कहते हैं। हाँ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बीच काफी पॉपुलर हैं ये। बिल्कुल। AIFs 3 कैटेगरीज में आते हैं और उनका टैक्सेशन कैटेगरी पर डिपेंड करता है। कैटेगरी 1 में एंजल फंड्स और वेंचर कैपिटल आते हैं, जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में लगाते हैं। ठीक है। कैटेगरी 2 में प्राइवेट इक्विटी फंड्स आते हैं। इन दोनों कैटेगरीज को पास थ्रू स्टेटस मिलता है। मतलब AIF लेवल पर कोई टैक्स नहीं?
यहाँ एक कैच है। सिर्फ नॉन बिजनेस इनकम जैसे कैपिटल गेन्स वही इन्वेस्टर को पास थ्रू होती है। और अगर बिजनेस इनकम हुई तो? अगर एआईएफ की कोई बिजनेस इनकम है तो उस पर फंड को खुद टैक्स भरना पड़ता है। समझ गया। और कैटेगरी 3 एआईएफ्स का क्या ट्रीटमेंट है? कैटेगरी 3 में हेज फंड्स आते हैं। ये फंड्स मार्केट में कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, डेरिवेटिव्स और लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हाई रिस्क ट्रेडिंग? हाँ, सरकार इन्हें नॉर्मल इन्वेस्टमेंट फंड्स की तरह ट्रीट नहीं करती बल्कि ट्रेडिंग एंटिटीज मानती है। इसलिए कैटेगरी 3 को कोई पास थ्रू स्टेटस नहीं दिया गया है। तो वो खुद टैक्स भरते हैं? हाँ, वो एक नॉर्मल कंपनी या ट्रस्ट की तरह ही पूरा टैक्स भरते हैं। फेयर इनफ। अब इन्वेस्टर लाइफ साइकिल के आखिरी फेज में चलते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग और एंड ऑफ लाइफ कंसिडरेशन। ये बहुत क्रूशियल स्टेज है। बिल्कुल। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से शुरू करते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा यूनिक है। हाँ, एनपीएस का बेसिक स्ट्रक्चर 2 अकाउंट्स में बटा है, टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है। टीयर 1 एक मैंडेटरी लॉक इन वाला अकाउंट है जो स्ट्रिक्टली रिटायरमेंट के लिए डिजाइन किया गया है, और टीयर 2 एक वॉलंटरी अकाउंट है, बिल्कुल ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की तरह, जिससे कभी भी पैसा निकाला जा सकता है। तो टैक्स बेनिफिट्स तो टीयर 1 में ही मिलते होंगे? बिल्कुल। सेक्शन 80C की 1.5 लाख की लिमिट के ऊपर सेक्शन 80 CCD 1B के तहत 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है। पर रिटायरमेंट के वक्त मैच्योरिटी पर टैक्सेशन कैसे काम करता है? 60 साल की उम्र में मैच्योरिटी पर कॉर्पस का 60% हिस्सा लमसम निकाला जा सकता है और उस पर टैक्स। वो 60% पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। शानदार। और बाकी 40% का क्या? बचे हुए 40% हिस्से से एन्युटी मतलब पेंशन प्लान खरीदना मैंडेटरी है। अच्छा, मैंडेटरी है। हाँ, यहाँ लॉजिक ये है कि सरकार चाहती है कि रिटायरीज के पास हर महीने एक रेगुलर इनकम आती रहे। उस 40% अमाउंट पर तुरंत कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन जो मंथली पेंशन आएगी? एग्जैक्टली। एन्युटी से जो मंथली पेंशन आती है सिर्फ वो टैक्सेबल होती है। मेक्स कंप्लीट सेंस। अब देखिए, रिटायरमेंट के बाद अक्सर सीनियर सिटीजन्स के पास एसेट्स तो होते हैं जैसे घर, लेकिन मंथली कैश फ्लो की दिक्कत होती है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। यहीं पर रिवर्स मॉर्गेज काम आता है। अपना घर बैंक को गिरवी रखो और बैंक से मंथली पैसे लो। पर क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे घर बेचना मानकर कैपिटल गेन्स टैक्स लगा देता है? बिल्कुल नहीं। रिवर्स मॉर्गेज को लीगली ट्रांसफर या सेल नहीं माना जाता। अच्छा, क्योंकि ओनरशिप अभी भी उन्हीं के पास है। हाँ, चूंकि ओनरशिप अभी भी सीनियर सिटीजन के पास ही है, इसलिए मिलने वाले पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये एसेंशियली एक लोन या डेट है, इनकम नहीं। एंड फाइनली, लाइफ इंश्योरेंस, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स यानी यूलिप्स। 1 फरवरी 2021 के बाद टैक्स रूल्स में एक बड़ा शिफ्ट आया था। हाँ, वो 2.5 लाख वाला रूल। राइट। अगर प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है तो मैच्योरिटी पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। पर क्या ये रूल डेथ बेनिफिट पर भी लागू होता है? नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 1010D के तहत डेथ बेनिफिट को हमेशा टैक्स एग्जेम्प्ट रखा गया है। मतलब कोई लिमिट नहीं? कोई लिमिट नहीं। अगर पॉलिसी होल्डर की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को मिलने वाला पूरा पैसा कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है, चाहे प्रीमियम 2.5 लाख से कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। डेथ के केस में कोई लिमिट नहीं देखी जाती। ऑलराइट, लाइफ साइकिल कंप्लीट। हाँ, अब जरा उन फॉर्मूलाज की बात करते हैं जो वैल्यूएशंस के लिए क्रूशियल हैं। ईसॉप्स का परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। परक्विजिट वैल्यू इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स से। यहाँ वैल्यूएशन को लेकर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। एक ईसॉप टाइमलाइन में ग्रांट डेट होती है, वेस्टिंग डेट होती है और एक्सरसाइज डेट होती है। फॉर्मूला में फेयर मार्केट वैल्यू यानी एफएमवी किस डेट की लेनी चाहिए? हमेशा एक्सरसाइज डेट की एफएमवी लेनी है। एक्सरसाइज डेट? हाँ, लॉजिक सिंपल है। जिस दिन एम्प्लॉय ने शेयर असल में खरीदने का डिसीजन लिया, मतलब ऑप्शन एक्सरसाइज किया, उस दिन का मार्केट प्राइस ही असली बेंचमार्क है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। एग्जैक्टली, एक्सरसाइज डेट का एफएमवी याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडेक्सेशन, जो एसजीबीज या ईटीएफ्स को सेकेंडरी मार्केट में बेचते वक्त काम आता है। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट होता है? फॉर्मूला है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर से, और फिर डिवाइड करते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन ईयर से। तो बेसिकली इससे परचेज प्राइस बढ़ जाती है। बिल्कुल, इससे परचेज प्राइस प्रैक्टिकली बढ़ जाती है और कैपिटल गेन मार्जिन कम हो जाता है, जिससे इन्वेस्टर का टैक्स बचता है। Let's test these concepts with some deep dive Q&A. श्योर, रेडी। Scenario 1, एक प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉयर के एनपीएस अकाउंट में सैलरी का 15% कंट्रीब्यूट करती है। इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट करता है वो पहले एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में जुड़ता है और फिर सेक्शन 80 CCD 2 के तहत डिडक्शन मिलता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए लिमिट है ना? हाँ, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए यह डिडक्शन लिमिट सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए का मैक्सिमम 10% ही है। तो अगर एम्प्लॉयर 15% डाल रहा है तो 10% का डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन ऊपर का जो 5% है वो एम्प्लॉय की टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बन जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। क्लियर डिस्टिंक्शन। 10% इज द लिमिट फॉर प्राइवेट एम्प्लॉइज। सिनेरियो 2, एक इन्वेस्टर ने एआईएफ कैटेगरी 2 में इन्वेस्ट किया है। मार्केट कंडीशंस खराब होने की वजह से फंड को भारी नुकसान हो गया है।
क्या इन्वेस्टर इस लॉस को अपनी पर्सनल इनकम से सेट ऑफ कर सकता है? हाँ बिल्कुल, चूंकि कैटेगरी 2 को पास थ्रू स्टेटस मिला हुआ है, नॉन बिजनेस लॉसेस जैसे कैपिटल लॉस इन्वेस्टर्स को पास थ्रू हो जाते हैं। तो वो आईटीआर में दिखा सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टर अपने आईटीआर में इसे दिखाकर सेट ऑफ कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है। वो क्या? इन्वेस्टर ने वो एआईएफ यूनिट्स कम से कम 12 महीने होल्ड की होनी चाहिए। अगर यूनिट्स 12 महीने से पहले बेच दी गई हैं, तो लॉस सेट ऑफ क्लेम नहीं किया जा सकता। This clears up a lot of gray areas. Let's condense all this deep dive analysis into 6 must-remember revision points. ठीक है। पॉइंट 1, ESOP परक्विजिट कैलकुलेशन के लिए फेयर मार्केट वैल्यू हमेशा एक्सरसाइज डेट की लेनी है। Right. पॉइंट 2, एलिजिबल स्टार्टअप्स के ESOPs पर टैक्स 48 मंथ्स या एम्प्लॉयमेंट खत्म होने या शेयर्स बेचने तक जो भी पहले हो डिफर हो सकता है। Point 3. SGBs पर मिलने वाला 2.5% फिक्स्ड इंटरेस्ट टैक्सेबल है, लेकिन मैच्योरिटी मतलब 8 साल पर रिडेम्पशन कंप्लीटली टैक्स फ्री है। पॉइंट 4, एनपीएस टियर 1 अकाउंट में सेक्शन 80 CCD 1B के तहत 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन मिलती है और मैच्योरिटी पर 60% कॉपस लंप सम टैक्स फ्री निकाला जा सकता है। Point 5. REITs में रेंट पास थ्रू होता है, लेकिन इनविट में रेंट ऑपरेशनल इनकम होने के कारण ट्रस्ट लेवल पर टैक्सेबल होता है। एंड फाइनली पॉइंट 6, AIFs में बिजनेस लॉस पास थ्रू नहीं होता, सिर्फ नॉन बिजनेस लॉस पास थ्रू होता है और उसके लिए 12 मंथ्स की होल्डिंग मैंडेटरी है। Perfect. ये मैकेनिज्म्स हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का बेस है। Absolutely. These rules shape how billions of rupees flow through the Indian economy. लेकिन इस एनालिसिस को रैप अप करते हुए एक सोचने वाला सिनेरियो कंसिडर करते हैं। बताइए। आज हमने जितने भी टैक्स एग्जेम्पशंस डिस्कस किए हैं, चाहे वो एसजीबी का टैक्स फ्री मैच्योरिटी हो, एनपीएस का लंप सम विड्रॉल या स्टार्टअप्स का टैक्स डिफॉर्मेंट, टैक्स एग्जेम्पशंस कोई परमानेंट गारंटी नहीं होते। बिल्कुल नहीं, रूल्स तो बदलते रहते हैं। सोचिए, अगर आने वाले बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री इन रूल्स को स्क्रैप कर दे या बदल दे, तो क्लाइंट्स का एंटायर पोर्टफोलियो रिस्क में आ जाएगा। एक टॉप टियर फाइनेंशियल एडवाइजर की असली स्किल सर्टिफिकेशन पास करना नहीं है, बल्कि फाइनेंस एक्ट के हर नए अमेंडमेंट के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को तेजी से अडेप्ट करना है। How resilient is the tax planning if the rules change tomorrow? बहुत सही बात कही आपने। एडवाइजर्स को हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। अब करना क्या है? जाओ nismseries.com पे, वहाँ सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट हैं। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ, कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो नीचे कमेंट में लिख देना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।